हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग अगर स्टील प्लेट का यूज करके कोई टेंशन मेंबर बनाया गया है तो उस टेंशन मेंबर का कितना स्ट्रेंथ होगा, आज उस स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। बड़े ध्यान से समझिए कि अगर स्टील प्लेट का यूज करके कोई टेंशन मेंबर बनाया गया होगा तो उस स्टील प्लेट को सबसे पहले कनेक्ट किया गया होगा और कनेक्ट करने के लिए या तो वेल्डिंग का यूज किया गया होगा या तो रिवेट का यूज किया गया होगा। अगर रिवेट का यूज किया गया होगा तो उसमें आप लोग ये सोचेंगे कि या तो चेन रिवेटिंग करके टेंशन मेंबर बनाया गया होगा या तो जिग जैग या स्टैगर्ड रिवेटिंग करके टेंशन मेंबर बनाया गया होगा। तो हर एक स्थिति में हम लोग ये सीखेंगे आज कि अगर चेन रिवेटिंग करके टेंशन मेंबर बनाया गया होगा तो उस स्थिति में हम लोग उस टेंशन मेंबर में स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर जिग जैग रिवेटिंग करके टेंशन मेंबर बनाया गया होगा तो उस स्थिति में हम लोग उस टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई एक टेंशन मेंबर है जिसमें चेन रिवेटिंग किया गया हो और उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिखेंगे केस फर्स्ट। ठीक है, हाँ, केस फर्स्ट में लिखेंगे कि प्लेट्स कनेक्टेड बाय चेन रिवेटिंग। ठीक है ना, प्लेट का चीज से कनेक्टेड है, चेन रिवेटिंग से कनेक्ट किया गया है और आपका टेंशन मेंबर बनाया गया। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, ये आपका क्या है, टेंशन मेंबर बनाया जा रहा है। ठीक है ना, ये आपका गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट में एक प्लेट को कनेक्ट किया गया। ये क्या है, प्लेट है। ठीक है, ये कोई प्लेट है और इस प्लेट में जो लोड आ रहा है वो टेंसाइल लोड आ रहा है या टेंसाइल फोर्स आ रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो कनेक्शन किया गया है वो चेन रिवेटिंग किया गया। ठीक है, हाँ, तब आपको इस अरेंजमेंट का, इस टेंशन मेंबर का निकालना है स्ट्रेंथ। आपको टारगेट क्या है, स्ट्रेंथ निकालना। ठीक है ना, तो आप लोग ये जानते हैं कि स्ट्रेंथ बराबर होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है ना, कौन सा एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन जब टेंशन मेंबर पढ़ते हैं तो यहाँ पे नेट एरिया पर बात करते हैं, काची पर बात करते हैं, थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा होगा तो। ठीक है, हाँ, इतना आप लोग जानते हैं और इसमें आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस फिगर में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अगर इसमें टेंसाइल लोड आ रहा है तो ये वाला प्लेट को इधर खींचना चाहेगा कि नहीं खींचना चाहेगा, तो यस सर, खींचना चाहेगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्लेट सबसे पहले कहाँ से फेल करेगा। प्लेट इस सेक्शन से पहले फेल करेगा कि इस सेक्शन से पहले फेल करेगा कि इस सेक्शन से पहले फेल करेगा। फेल करना कहने का मतलब टूट जाना। तो प्लेट कौन सा सेक्शन से पहले फेल करेगा। आप इधर से टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो प्लेट सबसे पहले कहाँ से फेल करेगा। इसको अगर नाम दे दें सेक्शन 1 और इसको नाम दे दे सेक्शन 2 और इसको नाम दे दे अगर सेक्शन 3 तो ज़रा बताइए कि आपका प्लेट इधर से खींचने के बाद आपको पहले ई वाला टूटेगा, यानी यहाँ सेक्शन 1 से टूटेगा कि सेक्शन 2 से टूटेगा कि सेक्शन 3 से टूटेगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल जो सेक्शन होता है वो सेक्शन आपको कौन सा होगा, सेक्शन 1 यानी सेक्शन 1 से ही आपको प्लेट क्या करेगा, फेल करेगा। सेक्शन 1 को बोलते हैं मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन। सर सेक्शन 1 को ही मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन क्यों बोले, सेक्शन 2 को क्यों नहीं बोले और सेक्शन 3 को क्यों नहीं बोले। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस सेक्शन के लॉन्ग मेंबर का सबसे कम स्ट्रेंथ यानी सबसे कम मजबूती रहता है उस सेक्शन को बोलते हैं मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन। और उसी सेक्शन के अलोंग वो मेंबर फेल करता है, वो मेंबर टूटता फटता है।
ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सर आपने तो स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया ही नहीं और बता दिया कि सेक्शन 11 जो है वो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके बताते हैं कि सेक्शन 11 ही जो है वो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक। हाँ, मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि यहाँ पे ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जो डायमेंशन है वो विड्थ जो है वो 90 mm है। कितना mm है? और इस प्लेट का जो थिकनेस है यानी 10 mm है। यानी अगर बात किया जाए इस प्लेट की डायमेंशन के तो 90 × 10 mm का ये प्लेट लिए हैं। यहाँ पे जो डायामीटर लिए हैं रिविट का, वो मान लेते हैं कि रिविट का नॉमिनल डायामीटर हम लोग लिए हैं कितना mm? 20 mm लिए। कितना mm? 20 mm लिए हैं। तब आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन पर आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके बता देना है कि कौन सी सेक्शन पर सबसे कम स्ट्रेंथ आ रहा है। जिस सेक्शन पर सबसे कम स्ट्रेंथ आएगा उसी सेक्शन से मेंबर वह फेल करेगा, ठीक। हाँ, तो लिखेंगे सबसे पहला स्ट्रेंथ एट सेक्शन 11, यानी 11 सेक्शन के अलॉन्ग हम स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं। तो ऐसे लिखेंगे P11, यानी स्ट्रेंथ हम कौन सा सेक्शन की ओर देख रहे हैं? 11 पर देख रहे हैं। चलो, तो क्या होगा, सिग्मा 80 × A नेट होगा। तो बताओ, आपकी बहादुरी है A नेट निकालना। तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक टोटल विड्थ जो है वो 90 है। तो बताओ A नेट कैसे निकलेगा कि अगर यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ 90 mm है और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। अगर ये दोनों को होल का एरिया घटा देंगे तो हमारा A नेट निकल जाएगा। यानी कहेंगे 90 mm × 10 mm कर देंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसमें अगर 2 × D0, अच्छा बताओ DN इतना है तो D0 कितना हो जाएगा? तो सर 21.5 mm हो जाएगा। यानी 2 × 21.5 × बताओ थिकनेस कितना है? 10 mm। अगर इतना घटा देगा तो आपको A नेट निकल जाएगा। और बताओ कि अगर प्लेट है तो प्लेट के लिए सिग्मा 80 की वैल्यू कितना होता है? 150 mm होता है सर। तो बताओ कि P यानी स्ट्रेंथ एट सेक्शन 11 अगर निकालने की कोशिश करेगा तो 150 × 90 × 10 mm 10 माइनस 2 × 21.5 × 10 कर देंगे तो हमारा स्ट्रेंथ आ जाएगा एट सेक्शन 11। आप लोग के पास कैलकुलेटर होगा और कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ एट सेक्शन 2 देखेंगे। दूसरा वाला सेक्शन पर देख रहे हैं, इस सेक्शन पर देखिए, ये वाला सेक्शन पर। तो फिर से ऐसे लिखेंगे कि स्ट्रेंथ यानी P22 पर देखना चाह रहे हैं तो सिग्मा 80 × A नेट होगा। चलो बताओ, सेक्शन 2 पर A नेट की वैल्यू कितना होगा? तो सर सेक्शन पहले तो स्ट्रेंथ लिख लीजिए 150। अब A नेट की बात करो तो बताओ टोटल का टोटल लेंथ यहाँ से यानी ये जो चौड़ाई है वो कितना है? 90 है सर। तो टोटल 90 mm हो जाएगा इनटू, चलो थिकनेस कितना है? तो सर 10 है, माइनस यहाँ पे भी इस सेक्शन पर भी कितना रिबिट होल किया गया है? तो सर 2 रिबिट होल किया गया है। इसका मतलब 2 × 21.5 × 10 यहाँ पे भी होगा। क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे नेट एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। जितना नेट एरिया यानी A नेट सेक्शन 1 पर आ रहा है उतना ही A नेट सेक्शन 2 पर आ रहा है। बड़े ध्यान से इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे। लेकिन सेक्शन 2 पर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या ऐड हो जा रहा है? सेक्शन 2 पर लोड तभी आएगा उसके पहले 2 गो रिबिट यहाँ पे लोडवा के सह लेगा। और हम लोग जानते हैं कि एक रिबिट जितना लोड को सहता है उसको बोलते हैं रिबिट वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2 × रिबिट वैल्यू।
ठीक है। हाँ, तो चलो बताओ स्ट्रेंथ एट सेक्शन 3 पर निकालिए। 3 पर स्ट्रेंथ निकालिए तो देखिए तो P3 दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, तो बताइए सिग्मा AT इंटू ए नेट होगा। ए नेट क्या देखो तो सिग्मा बताइए, सिग्मा AT की वैल्यू कितना है तो सर 150। अच्छा, ए नेट की वैल्यू कितना होगा 3 सेक्शन पर, तो 3 सेक्शन पर भी ए नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 इंटू 10 माइनस 2 गो रिविट के लिए होल किया गया है -2 इंटू 21.5 इंटू थिकनेस कितना है तो सर इसका 10 है। यानी एक चीज़ हम देख क्या रहे हैं कि सेक्शन 1 पर और सेक्शन 2 पर और सेक्शन 3 पर तीनों पर ए नेट की वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन क्या देखे सेक्शन 2 पर, सेक्शन 2 के आगे क्या गो रिविट है, 2 गो रिविट है, इसलिए 2 + RV किए। सेक्शन 3 पर कितना रिविट हो जाएगा तो सर 4 गो रिविट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कर देंगे 4 + RV, 4 इंटू RV कर देंगे, ठीक है ना, 4 इंटू RV। काहे कि सेक्शन 1 पर सेक्शन 3 पर उतना ही लोड आएगा जितना ये चारों सहने के बाद जो लोड बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि सेक्शन 3 पर सबसे ज़्यादा लोड सहने की क्षमता होगा। सेक्शन 2 पर लोड सहने की क्षमता 3 से कम होगा और सबसे कम जो होगा वो सेक्शन 1 पर लोड सहने की क्षमता होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा और यहाँ से आपको ये पता चला कि सेक्शन 1 जो है वो मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन है, इसीलिए इसको प्यार से बोलते हैं फेल्यूर सेक्शन। क्या बोलते हैं, फेल्यूर सेक्शन। इस बात को आप समझिएगा। देख क्या रहे हैं इस स्थिति में चेन रिविटिंग में, चाहे सेक्शन 1 देखो, चाहे सेक्शन 2 देखो, चाहे सेक्शन 3 देखो, हर एक स्थिति में नेट एरिया क्या रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ तीनों पर अलग अलग आ रहा है। किसकी वजह से, तो उस सेक्शन के आगे कितना रिविट लगल है उससे, ठीक। हाँ, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन आपको कौन सा होगा, ए नेट होगा, यानी सेक्शन 1 होगा, ठीक। हाँ, यानी आपको जब कभी भी स्ट्रेंथ निकालना होगा तो हमेशा कहाँ पे निकालोगे, चेन रिविटिंग में इसी सेक्शन के लॉन्ग निकालोगे जिस सेक्शन के आगे कोई रिविट नहीं किया है, ठीक। हाँ, तो इतना बात आपको समझ आ गया होगा और इसके लिए हम यहाँ पे रेडीमेड फॉर्मूले लिख देते हैं। सिग्मा AT इंटू यहाँ पे हो जाएगा ए नेट एट सेक्शन 1, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया आपको स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक। हाँ, उम्मीद है इतना बात समझ आया होगा। इसको बड़े शिद्दत से करेंगे कॉपी और हम लोग अब बात करेंगे केस 2 की ओर कि अगर केस 2 की ओर मूव करेंगे कि अगर प्लेट कनेक्टेड है जिग जैग रिविटिंग या स्टैगर्ड रिविटिंग से, तब उस स्थिति में हम लोग कैसे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है इतना बात आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब हम इसको करते हैं इरेज, पॉज करके इरेज कर देते हैं। केस 2 की ओर मूव करते हैं और इसमें क्या होता है कि जब कोई स्टील प्लेट को जिगजैग रिविटिंग करके कोई टेंशन मेंबर बनाया जाता है तो उस टेंशन मेंबर में कितना स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए केस 2 की मदद से सीखेंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ टेक्निकल टर्म हम लोग यहाँ पे सीखेंगे जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, कुछ नया भी आएगा उसे भी सीखेंगे और कुछ IS कोडल प्रोविजन को भी हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में मदद करेगा, ठीक है। हाँ, आप लोग हेडिंग बना लीजिए केस 2
प्लेट्स कनेक्टेड बाय जिग जैग या स्टैगर्ड रिवेटिंग। देखिए ये गसेट प्लेट है, ये मेन प्लेट है, इसको जिग जैग या स्टैगर्ड रिवेटिंग से कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। हाँ, और ये आपकी फोर्स या लोड की डायरेक्शन है। तो जरा बताइए कि लोड की डायरेक्शन में जो होता था उसको बोलते थे पिच, और यहाँ पे किया गया स्टैगर्ड रिवेटिंग, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलेंगे स्टैगर्ड पिच, स्टैगर्ड पिच, ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, देखिए ये वाला छूटा हुआ है, इसकी एक लाइन ऐसे भी होगी, ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक के भी तो हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड ही पिच बोलेंगे ना। तो यहाँ से यहाँ तक के भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड पिच। इस बात को ध्यान दीजिए, दोनों स्टैगर्ड पिच बराबर भी हो सकते हैं और दोनों स्टैगर्ड पिच अलग अलग भी हो सकते हैं। एक कनेक्शन में दो भी स्टैगर्ड पिच आ सकते हैं, एक भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, और डिपेंड करेगा किस तरह से रिवेटिंग किया गया, कितना रो में रिवेटिंग किया गया। यहाँ पे ऊपर स्टैगर्ड पिच अलग है और नीचे स्टैगर्ड पिच अलग है, ठीक है ना। तो इस स्टैगर्ड पिच को मान लेते हैं कुछ देरी के लिए S1 और इस स्टैगर्ड पिच को कुछ देरी के लिए मान लेते हैं S2। और हम लोग जानते हैं पिच के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग बोलते थे गेज। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं गेज। क्या बोलते हैं, गेज, GAUGE। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, गेज ही बोलेंगे। चेन रिपीटिंग में दोनों गेज बराबर हो रहा था, यहाँ पे भी दोनों गेज बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि बराबर नहीं है, तो इसको G1 मान लीजिए और इसको G2 मान लीजिए। अगर दोनों बराबर हो जाए तो बल्ले बल्ले क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाएगा। अगर दोनों स्टैगर्ड पिच बराबर हो जाए तो बल्ले बल्ले क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाएगा, ठीक। हाँ, इतना बात आपको ऑलरेडी सीखा हुआ था, ठीक है ना। हाँ, एक नया टेक्निकल टर्म जानना है कि यहाँ से यहाँ तक ये दो नियरेस्ट रिवेट के यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोल रहे थे स्टैगर्ड लाइन। क्या बोल रहे थे, स्टैगर्ड लाइन। स्टैगर्ड लाइन, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक इसको भी हम लोग बोलेंगे स्टैगर्ड लाइन। इसको भी क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना स्टैगर्ड लाइन मिला, एक और एक दो। तो सर जब एक बार जिग जैग रिवेटिंग करेंगे तो कितना स्टैगर्ड लाइन मिल सकता है, तो वो डिपेंड करेगा कैसे कैसे रिवेटिंग किया गया। दो भी मिल सकता है, तीन भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन इस केस के लिए जहाँ पे फिगर यहाँ बनाया गया इसमें तो दो ही स्टैगर्ड लाइन दिख रहे हैं, ठीक है, तो दो ही ठीक है। चलो, इतना बात आपको समझ आया। अब क्या करना है, हमको ये वाला लेंथ के बारे में हमको थोड़ा सा सोचना है, जो IS कोड बताता है, ठीक है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, इसको स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर के अंडर रूट करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। आता था ना पाइथागोरस थ्योरम से, यानी S1 का स्क्वायर और G1 का स्क्वायर करते थे तो ई वाला आता था। लेकिन हम लोग को ये सब काम अभी नहीं करना है, ठीक है ना। ये बचपन में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग जो भी बात करना है ना स्टील कोड से, ठीक है ना, जो कोड बताता है उसके अनुसार डाटा को सेलेक्ट करना है, क्योंकि कोड प्रॉपर एक्सपीरियंस के बेसिस पर दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक। हाँ, तो ये बोला जाता है, यहाँ पे एकदम केयर करने वाली बात है, बोला ये जाता है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक लाइन, यहाँ से यहाँ तक वाली लाइन जो होती है और ये लाइन होती है ई वाला लाइन से, यानी ब्लू वाला लाइन से काला वाला लाइन कितना बड़ा होता है, ये बताता है कोड। और ये बताता है कि ये जो बड़ा होता है ना, इसके बीच का ये जो पिच होता है वो, और इसके बीच जो गेज होता है वो दोनों के बीच के रिलेशन से बताता है। यानी ये वाला जो लाइन होता है, काला वाला जो लाइन होता है, वो ब्लू वाला लाइन से S1 के स्क्वायर बट्टा 4G1 बड़ा होता है।
इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे, एकदम अकबकाना नहीं है। बहुत लोग कोई वाला में दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना, तो जो लोग नहीं समझ पाए उनको हेल्प करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर ई वाला लाइन से, ये ब्लू वाला लाइन से ये वाला काला वाला लाइन कितना बड़ा होता है, इस चीज़ को आप समझिए। तो देखिए, तो यहाँ के लिए पिच क्या है S2 स्क्वायर, तो बोलेंगे S2 के होल स्क्वायर बट्टा, बताइए इसके लिए गॉज क्या है, तो सर G2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 4G2। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो गेज और ये स्टैगर्ड पिच के रिलेशन से इस कितना बड़ा लाइन है, ब्लू वाला लाइन से कितना बड़ा है, उससे हम रिलेशन निकालते हैं और ये आपको IS कोड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? IS कोड में। हम लोग इस चीज़ को याद कर लेंगे, हम लोग हिंदी में ही कॉपी में लिख लेंगे कि हर एक तिरछा लाइन के लिए, हर एक तिरछा लाइन के लिए S1 S स्क्वायर बट्टा 4G बढ़ाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं लिख लीजिएगा, हर एक तिरछी लाइन के लिए S स्क्वायर बट्टा 4G क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इस चीज़ को आपको न्यूमेरिकल में फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। तो इतना आपको टेक्निकल टर्म उम्मीद है समझ आया होगा। अब थोड़ा सा बात ये करना है कि अगर ये वाला को इधर से फोर्स लगा के खींचेंगे तो ये प्लेटवा टूटना कहाँ से चाहेगा, ये प्लेट का जो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे आएगा, इस प्लेट का फेल्यूर सेक्शन कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि ये प्लेट कहाँ कहाँ से फेल कर सकता है और कैसे कैसे फेल कर सकता है, इसके बारे में आप सोचो। तो आप थोड़ा सोचो कि देखिए, बड़े आराम से इस चीज़ को आप सोचेंगे तो आप ये बोलेंगे है कि प्लेट ऐसे फेल कर जाए। अगर इसको नाम दे दे 1 2 3 4, ऐसे फेल कर जाए। हो सकता है कि प्लेट ऐसे और ऐसे फेल कर जाए। अगर इसको नाम दे दे 1 2 3, और ये तो 4 ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसको बोल दीजिए 5 और इसको बोलेंगे 6, ऐसे भी फेल कर सकता है। या हो सकता है कि प्लेट ऐसे फेल कर जाए, यहाँ से ऐसे, यानी इसको नाम अगर दे दे क्या 7 और इसको नाम दे दे 5 और इसको 6, ऐसे फेल कर जाए। हो सकता है कि प्लेट ऐसे भी फेल कर जाए यहाँ से, यानी इसको दे दे कितना 8 और इसको बोल दे कितना है 3 और इसको बोल दे 9। तो आप इतने तरीक़ा से प्लेट टूट सकता है। तो आपको ये देखना है कि इतना तो हम संभावना बता रहे हैं कि इतने तरह से प्लेट को टूट सकता है, लेकिन एग्जैक्ट बताइए कि कौन सा तरीका से प्लेट अगर ऐसा रिवेटिंग है तो फेल करेगा। तो एक बात थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ाई किए हैं स्ट्रेंथ बराबर क्या पढ़े थे, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू ए नेट। इसका मतलब स्ट्रेस तो प्लेट के लिए कांस्टेंट होगा, क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा, और ए नेट वेरी करेगा। यानी ये जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ को हम ऐसा बोल सकता है कि स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ए नेट पर। इसका मतलब जितना ज़्यादा सेक्शनल एरिया, जितना ज़्यादा नेट सेक्शनल एरिया जिस सेक्शन के एलोंग होगा उसके एलोंग ज़्यादा मजबूत होगा। तो बताओ फेल किसके एलोंग होगा, जिसके एलोंग कम एरिया रहेगा, यानी कम सेक्शनल एरिया रहेगा तो उसके एलोंग फेल करेगा। क्यों? क्योंकि जिसके एलोंग कम सेक्शनल एरिया रहेगा उसके एलोंग मजबूती कम रहेगा, और जिसके एलोंग मजबूती कम रहेगा तो उसी सेक्शन के एलोंग क्या करेगा, फेल करेगा। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। तो ज़रा बताइए कि यहाँ पे आपको नेट सेक्शनल एरिया निकालना है,
तो इस स्थिति में आपको ए नेट की वैल्यू निकालना है, और इस स्थिति में आपको ए नेट की वैल्यू निकालना है, और इस स्थिति में आपको ए नेट की वैल्यू निकालना है। तीनों स्थिति में आपको ए नेट की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक, हाँ चलिए मान लेते हैं कि ये जो प्लेट यूज कर रहे हैं, इस प्लेट का जो डायमेंशन है वो b इंटू टी है। b इंटू क्या है? t। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इस प्लेट की चौड़ाई क्या है? b है, और इस प्लेट की मोटाई क्या है? t है, थिकनेस t है। तो चलो जरा बताओ कि यहाँ पे अगर प्लेट ऐसे फेल कर रहा है, मान लिया जाए कि प्लेट अगर ऐसे फेल कर रहा है, तो इसके अलोंग नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे? तो जरा बताओ कि हम पूरा ले लेते यहाँ से यहाँ तक का, नीचे दिखाई पड़ रहा है, ये नेट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये नेट निकाल रहे हैं कहाँ से। तो अगर इसको नाम दे दे 1 2 3 4 और 5, यानी ए नेट जो हम निकाल रहे हैं सेक्शन 1, लिखने का तरीका सीख लीजिए, 1 2 3 4 और 5, इस सेक्शन के लॉन्ग ए नेट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया निकाल लीजिए। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया b इंटू टी होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल तो निकाल लिए, क्या इस सेक्शन के अलोंग एरिया निकालना है? नहीं सर, हमको इस सेक्शन के अलोंग एरिया निकालना है। बड़े आराम से इस चीज़ को समझिए, हमको इस सेक्शन के अलोंग एरिया निकालना है, और हमने टोटल एरिया इस सेक्शन के अलोंग निकाल दिया। ठीक है, हाँ। तब हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद क्या देखते हैं कि जिस सेक्शन के अलोंग निकालना है एरिया, उस सेक्शन में कितना रिविट होल आ रहा है। जितना रिविट होल आ रहा है वो सारे रिविट होल के एरिया को माइनस करते हैं। तो जरा देखो 1 2 3 रिविट होल आ रहा है, इसका मतलब हम लोग करेंगे 3 इंटू एरिया ऑफ 1 रिविट होल, और एक रिविट होल का एरिया हो जाएगा d नॉट इंटू टी। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद क्या करते हैं, हमने ये वाला लेंथ के लिए एरिया निकाला, लेकिन क्या ये वाला लेंथ के लिए एरिया निकालना है? नहीं सर, हमको ये वाला लेंथ के लिए एरिया निकालना है। तो बताओ ये वाला लेंथ से ये वाला लेंथ बड़ा है, और वो कितना बड़ा है? तो सर इतना बड़ा है। इसका मतलब हमको इतना एरिया आपको जोड़ना होगा। तो बताओ S1 स्क्वायर बट्टा 4G1 इंटू टी कर देंगे, तो जितना ज़्यादा बड़ा है वो एरिया क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। उसके बाद देखिए, तो दूसरी तिरछी लाइन के लिए कितना जोड़ेंगे? तो सर फिर से जोड़ देंगे S2 स्क्वायर बट्टा 4G1, ठीक है ना, इंटू टी कर देंगे। क्या कर देंगे? टी कर देंगे। तो ध्यान दीजिए एक बात आप लोग, कि जितना तिरछा लाइन होगा उतने तिरछे लाइन के लिए हमेशा S स्क्वायर बट्टा 4G जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे कै गो तिरछा लाइन है? तो सर 2 तिरछा लाइन है। कितना बार जोड़े? तो S स्क्वायर बट्टा 4G1 इस तिरछा लाइन के लिए, उसके बाद S2 स्क्वायर बट्टा 4G2 होगा, 4G2 इस तिरछी लाइन के लिए। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, हर एक तिरछी लाइन के लिए कितना बढ़ा देते हैं? S स्क्वायर बट्टा 4G, ठीक है ना। और उस तिरछी लाइन के एरिया निकालना है तो थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हुआ आपको ए नेट एट सेक्शन 1 2 3 4 5, यानी नेट एरिया इस सेक्शन के अलोंग आपको मिला। ठीक, उम्मीद है इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से और बड़े शिद्दत से कॉपी करेंगे। ठीक, हाँ कॉपी कर लीजिए, तब तक हम उधर कुछ चीज़ को इरेज करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं।
देखिए अब हमको यहाँ पे निकालना है ए नेट। क्या निकालना है? ए नेट, यानी नेट सेक्शनल एरिया अबर निकालना है किसके अलोंग? 1 2 3 4 के अलोंग, 1 2 3 4 के अलोंग देखना है। तो चलो बताओ, मान लेते हैं कि इस जो प्लेट जो है ना वो b इंटू टी डायमेंशन का है। कितना डायमेंशन का है? b इंटू टी डायमेंशन का, मतलब इसकी चौड़ाई b है, मोटाई t है। ठीक, तो चलो बताओ, सबसे पहला काम क्या करते हैं? तो सर पूरा एरिया निकालते हैं b इंटू टी। उसके बाद क्या करते हैं कि जिसके अलोंग एरिया निकाल रहे हैं उसमें कितना रिबिट होल आ रहा है उसका एरिया माइनस करते हैं। तो यहाँ पे सर 2 रिबिट होल आ रहा है, 2 इंटू डी नोट इंटू टी माइनस कर देंगे। उसके बाद तीसरा काम क्या करते हैं? तो सर तिरछा तिरछी लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं? एस स्क्वायर बट्टा 4g जोड़ते हैं। हर एक तिरछी लाइन के लिए एस स्क्वायर बट्टा 4g जोड़ते हैं। तो बताओ, एस स्क्वायर बट्टा 4g जोड़ेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर इसको अगर s1 माने और यहाँ से यहाँ तक अगर इसको g1 माने तो यहाँ पे हो जाएगा s1 स्क्वायर बट्टा 4g1। ठीक, हाँ। अगर इसके लिए ए नेट कैलकुलेट करें तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर से ए नेट किसके लिए? तो 1 1 2 3 5 6 ऐसे इसके लिए ए नेट निकालना है। और मान लिया जाए कि ए भी प्लेट का थिकनेस b इंटू टी है, तो चलो बताओ कि इसके कैसे निकालोगे एरिया। तो सर एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो काम है टोटल एरिया निकालो, तो b इंटू टी कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जिसके अलोंग निकालते हैं ओकरा में देखते हैं कितना रिबिट होल है। तो सर देखते हैं तो 3 रिबिट होल है, 3 इंटू डी नोट इंटू टी। उसके बाद जब रिबिट होल के बाद हम लोग तिरछा तिरछी लाइन के करते हैं, तो तिरछा लाइन कै गो है? 2 गो, यानी 2 बार जुटेगा। एक बार इसके लिए जुटेगा 4s स्क्वायर इसके लिए इंटू टी1 भी होगा ना, एस स्क्वायर बट्टा 4g इंटू टी, यानी एरिया निकाल रहे हैं ना। हाँ, और इस तिरछा लाइन के लिए भी जुटेगा एस स्क्वायर बट्टा 4g इंटू टी। तो हर एक तिरछी लाइन के लिए कितना जोड़ते हैं? तो एस स्क्वायर बट्टा 4g1। ये तिरछी लाइन है, हमको एरिया निकालना है तो एक में टी से गुना करना होगा। ये तिरछी लाइन है, एरिया निकालना है तो टी से गुना करना होगा। ये तिरछी लाइन है, एरिया निकालना होगा तो 3 से गुना करना होगा, टी से गुना करना होगा। ठीक, चलिए बताइए इसके लिए निकालिए ए नेट। तो चलिए बताओ ए नेट किसके लिए? तो 7 5 6 7 ऐसे लिखाया ही जाता है, 7 5 6। इसके लिए जरा बताओ। तो सबसे पहला काम टोटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? b इंटू टी निकालते हैं। उसके बाद दूसरा काम होल को घटाते हैं, तो -3 इंटू डी, 3 है सर, एक ही को ना होल है सर, आप 3 लिख दिए, माइनस डी नॉट इंटू टी। उसके बाद तिरछा लाइन देखते हैं, तो तिरछा में कोई है ही नहीं है सर, तिरछा लाइन इसमें कोई है भी नहीं। तो चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, कुछ जुटेगा ही नहीं, यानी इसका नेट एरिया हो गया। आप यहाँ से पता कर लिए कि जब ऐसे प्लेट फट रहा होगा तो उसका नेट एरिया इतना होगा, जब प्लेट ऐसे फट रहा होगा तो उसका नेट एरिया ऐसे होगा, जब प्लेट ऐसे फट रहा होगा तो उसका नेट एरिया ऐसे होगा, और जब प्लेट ऐसे फट रहा होगा तो इसका नेट एरिया ऐसे होगा। और इस सारे केस में हम लोग देखेंगे जहां से सबसे कम एरिया मिलेगा, जहां से जिस सेक्शन से सबसे कम एरिया मिलेगा वही सेक्शन से प्लेट फेल करेगा। क्या है? सुनो, हम लोग अभी पढ़े हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E A नेट।
यानी जितना ज़्यादा नेट एरिया रहेगा उतना ज़्यादा मजबूत होगा, और जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो वहाँ से फेल नहीं करेगा, यानी जहाँ से कमज़ोर होगा वहीं से फेल करेगा। चलो इतना बात आप लोग को समझ आ गया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग बढ़िया से एनालिसिस कर पाए होंगे। इसके जस्ट बाद अभी हम एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं और उस न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। तब तक के लिए इतना करिए कॉपी और सबको कर लीजिए समराइज, और हर एक चीज़ को ढंग से एनालिसिस कीजिएगा। आज का क्लास इतना ही, अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स जाएगा। ठीक।